करनी है जीआईटी ब्लीडिंग की मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट में आपके कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट 6 पॉइंट्स हैं वो आपकी इनिशियल मैनेजमेंट है, जो आपने किसी भी जीआईटी ब्लीडिंग विदाउट नोइंग कि वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, वो अपर जीआईटी ब्लीड है, लोअर जीआईटी ब्लीड है, आपने वो नहीं देखना। आपने यहाँ पे कंसर्न क्या होना चाहिए कि ब्लीडिंग जो पेशेंट की हो रही है उसको मैंने स्टॉप करना है, और पेशेंट की वो जो हालत हो रही है कि बीपी उसका इतना डाउन गया हुआ है, उसकी जो पल्स है वो इतनी ज़्यादा हुई हुई है, वो एनीमिक हुआ हुआ है, उसकी जो हालत हुई है ना वो ख़राब हुई हुई है। आपने सबसे पहले उसको कंसर्न, वो आपका सबसे पहला कंसर्न होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास ब्लीडिंग करने वाला कोई पेशेंट आ गया, उसके ब्लडी वॉमिटिंग करता जा रहा है, उसके स्टूल्स इस तरह के हैं, ये आपने देखना छोड़ देना है सबसे पहले। ठीक है, आपने उसको मतलब ये नहीं है कि वो आ रहा है तो आपने साथ ही उसकी एंडोस्कोपी करना, और मैं तुम्हारे अंदर एंडोस्कोप डाल के देखूँ कहाँ से तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है, ज़रा पहले मुझे पता तो चले, फिर मैं कुछ आगे करूँगा। ये काम नहीं होना यहाँ पे। यहाँ पे आपकी इमरजेंसी है, इसको आपने इमरजेंसी में आईसीयू में शिफ्ट करना है पेशेंट को। सबसे पहले आपका जो पॉइंट होना चाहिए, एडमिट इन आईसीयू। ठीक है, तब जीआईटी ब्लीडिंग की मैनेजमेंट हम स्टार्ट करने लगे हैं। फिर आपने क्या किया, उसको आईसीयू में एडमिट किया और उसको आईवी एक्सेस दे दी, आईवी लाइन पास कर दी। ठीक है, ताकि उसको थोड़ी सी जो है ना जाए उसके अंदर। और आईवी एक्सेस देने के बाद वो जो आईवी आप एक्सेस देते हो वो लार्ज बोर कैन्यूला लेते हो, और इसी को लेते हुए यहीं से आपने ब्लड ले लिया पेशेंट का, ब्लड सैंपल भेज दिया ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी वो जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आप साथ ही करवा लो। ठीक है, आईवी एक्सेस देने के साथ साथ आपने जो है वो सारी ब्लड सैंपल्स भेज दिए ताकि आपको पता चल जाए पेशेंट का सीबीसी कितनी है, उसको एनीमिक तो नहीं है, तो उसके प्लेटलेट्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी तो नहीं हुई हुई उसके अंदर, ये सब कुछ आपने देख लिया। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आपने देख लिए, तो वो तो कहीं कम नहीं हो गए इतनी ब्लीडिंग की वजह से। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से। यूरिया आपने देख लिया, एलएफटीज़ आरएफटीज़ करवा लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो जो हमारे हो रहे थे, वेरिसल ब्लीडिंग हो रही थी, एसोफेजियल विराइसल ब्लीडिंग हो रही थी, हेमोरॉइड्स बने हुए थे, वो आपके लिवर डिजीज़ की वजह से थे ना। तो आपने एलएफटीज़ करवा लेने हैं, आपने आरएफटीज़ करवा लेने हैं। ठीक है, आपने जो है ये पीटीटी और पीटी और आईएनआर करवा लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि कहीं कोई कोगुलेशन डिफेक्ट तो नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर मतलब पीटी टाइम अगर प्रोलॉन्ग हुआ, इट मीन्स के आपको सजेस्ट कर सकता है कोई लिवर डिजीज़ हो सकती है, विटामिन के की कम होने की वजह से पीटी प्रोलॉन्गेशन हो सकती है, कोई पेशेंट वारफरिन की थेरेपी ले रहा था उसकी वजह से हो सकती है, कोगुलोपैथी की वजह से हो सकती है, तो पीटी टाइम से आपको ये पता चलेगा। फिर साथ में आपने क्या करवा लेनी है, पेशेंट की क्रॉस मैचिंग करवा लेनी है कि अगर इतना ज़्यादा रैपिड ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आ रहा है, उसका सारा बॉडी का ब्लड लॉस हो गया, और मैंने आपको बताया था कि रैपिड ब्लड लॉस में पेशेंट शॉक की तरफ जा सकता है, तो आपने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप क्रॉस मैचिंग जो है वो आप करवा लोगे। मतलब वो जो ब्लड सैंपल आपने भेजा है उसमें आप ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाना शुरू कर दोगे। ठीक है, मतलब उसको आप भेज दोगे, और आपका काम यहाँ पे ये नहीं है कि आप वो सैंपल्स की वो चेक करना शुरू कर दो, वो आपने कहीं भेज दिया लेकिन आप अभी पेशेंट के साथ लगे हुए हो। ठीक हो गया, तो ये हमारा होता है कि ब्लड टेस्ट्स आपने जो है वो करवाने हैं ताकि आपको अनीमिया का पता चल जाए, और ये सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिर हमने आईवी एक्सेस देने के बाद हमने क्या किया, पेशेंट की इनिशियल क्लिनिकल असेसमेंट की कि पेशेंट का सर्कुलेटरी स्टेटस कैसा है, पेशेंट टैकीकार्डिया में तो नहीं जा रहा, हाइपोटेंशन की तरफ, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर कम हुआ है, उसके वाइटल्स वगैरह आपने चेक कर लेने हैं। यहाँ पर आपने उसका जो है वो देख लेना है कि क्या सर्कुलेटरी स्टेटस है। ठीक है, आपने लिवर डिजीज़ को एक्सेस कर लेना है। लिवर डिजीज़ का आपको कैसे पता चलेगा, पेशेंट एसाइटिस के साथ आ सकता है, पेशेंट का लिवर इनलार्ज हो सकता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो सकती है पेशेंट को। ठीक है, और इसके अलावा उसको जो है वो क्यूटेनियस वो जो सारे उसके साइंस होते हैं लिवर डिजीज़ के, स्टिग्मेटा वो जो हमारे इम्प्लाइकस के इर्द गिर्द बने हो सकते हैं। ठीक है, और स्पाइडर एंजियोमेटा बना हो सकता है। लिवर डिजीज़ के जो साइंस होते हैं सारे, वो सब कुछ आपको पता चल सकता है ऑन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट को साथ में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं थी, उसको कोई रीनल डिजीज़ तो नहीं थी, पहले से कोई पेशेंट रीनल डिजीज़ का है, पेशेंट पहले से कोई कार्डियो रेस्पिरेटरी या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ का पेशेंट हो सकता है, और ऊपर से उसको ब्लीडिंग भी हो गई है, तो उसका जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का रेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो आपने ये तीनों चीज़ें जो है वो एक्सेस कर लेनी है इनिशियल क्लिनिकल असेसमेंट के साथ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। एडमिट किया, आईवी एक्सेस दिया आपने, इनिशियल क्लिनिकल असेसमेंट की, और आईवी एक्सेस के साथ साथ आपने ब्लड सैंपल भेज दिया बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस के लिए।
फिर आता है आपका रिससिटेशन। ठीक है, रिससिटेशन में आप पेशेंट जो है वो आपको पता चल गया है कि उसकी क्या हालत हुई है, सर्कुलेटरी स्टेटस का आपको पता चल गया, तो आप उसको रिससिटेट करने की कोशिश करोगे। उसमें आप क्या करोगे, आईवी क्रिस्टलॉइड्स दोगे। ठीक है, आईवी क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं ये एक्चुअली पेशेंट का अगर हाइपोटेंशन के साथ आपको सर्कुलेटरी स्टेटस में पता चला पेशेंट का बीपी डाउन हुआ था, तो आईवी क्रिस्टलॉइड्स के क्या होगा, उसका बीपी जो है वो नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, और ये एक्टिव ब्लीडिंग में आपकी जो है ना आईवी क्रिस्टलॉइड्स काम करते हैं, वे बीपी रिस्टोर करता है। और इसके साथ साथ मतलब कि ये आपको तब जो है वो हेल्पफुल होता है जब एक्टिव ब्लीडिंग के साथ और शॉक के साथ पेशेंट आ रहा है, तो आईवी क्रिस्टलॉइड इन्फ्यूजन दे देते हो आप। ठीक है, इसके अलावा आप क्या दे सकते हो, पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन दे सकते हो या रिंगर लैक्टेट जो है ये दे सकते हो। ठीक है, वही उसका जो सर्कुलेटरी स्टेटस खराब हुआ था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वही आपने क्रॉस मैचिंग की। ठीक है, ताकि आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ी है तो साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दो। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, विटामिन के आप नहीं दे सकते अगर पीटी प्रोलॉन्गेशन आपको मिल रही है, तो विटामिन के या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये लॉन्ग टाइम लेती हैं ताकि वो अपना जो है वो एक्ट करे ना, तो इस वजह से आप उसको जो है वो फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दे देते हो। ठीक है, और प्लेटलेट्स, अगर पेशेंट को प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, प्लेटलेट्स अगर इरफान मसूद में भी लिखा हुआ है कि 50,000 से कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपने प्लेटलेट्स देने हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपकी रिससिटेशन में आ जाती है। पेशेंट जो है वो नॉर्मलाइज हो गया और आपको लग रहा है कि उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, तो आप उसको ऑक्सीजन मास्क लगा देते हो ताकि उसकी ऑक्सीजन भी पूरी हो जाए। तो ये सारी इनिशियल मैनेजमेंट है जो आपने पेशेंट की करनी है, और ये 6 पॉइंट्स आपके हो गए। अब पेशेंट आपका स्टेबल हो गया है। अब मोस्टली जो ब्लीडिंग होती है ना वो आपकी 80% खुद ही स्टॉप हो जाती है, स्पॉन्टेनियस जो है ना जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो आपको सिर्फ सपोर्टेड ट्रीटमेंट देनी पड़ती है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन रिकरेंस भी तो ब्लीडिंग की हो सकती है ना, तो इस वजह से आपने उसकी जो है इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करनी होती हैं। तो ये जो यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है ना, ये मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन सब कुछ साथ साथ चल रहा होगा। आपने इसके अंदर से इन्वेस्टिगेशंस निकाल लेनी है कि अगर आपसे हाल ही वो इन्वेस्टिगेशंस पूछते हैं तो आपने फिर ये इन्वेस्टिगेशंस इसमें से ये वाली देख लेनी है कि बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आपने क्या करनी है, और आगे जो हम डिस्कस करते हैं। अब आती है आपकी 6th के बाद जो ऑक्सीजन सप्लाई, आपने सब कुछ ठीक कर लिया पेशेंट का। अब आती है आपकी एंडोस्कोपी। अब जाके आप 7th पॉइंट पे एंडोस्कोपी करोगे, और एंडोस्कोपी आपने 24 घंटे के अंदर अंदर करनी है, विद इन 24 आवर्स। एंडोस्कोपी आपको पता है दिस इज़ फॉर द, मतलब ये आपका जो है ये आपको दो तरह से बताता है, ये डायग्नोस्टिक भी होता है, थेराप्यूटिक भी होता है। मतलब एंडोस्कोपी से आपको पता चल जाता है कॉज का, और साथ में आप ट्रीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होती है, अगर अपर जीआईटी ब्लीड है तो इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ठीक है, और अगर आपने नीचे करना है तो फिर क्या होगा, अगर आपने लोअर जीआईटी ब्लीड के लिए करना है तो फिर आप कौन कौन सी चीज़ें करवा सकते हो, ये देखें। एनोस्कोपी करवा सकते हो एनल के लिए, प्रोटोसिग्मोइडोस्कोपी करवा सकते हो अगर आपने सिग्मोइड वाले रीजन को देखना है, अगर आपने कोलोन को देखना है तो कोलोनोस्कोपी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एंडोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स हैं। और यहाँ से हम एंडोस्कोपी से चल रहे हैं इसोफेगो, मतलब इसोफेगस स्टमक और जो ड्यूडेनम है उसको आपने देख लिया। ठीक है, अब आपको कोई ब्लीडिंग पॉइंट नज़र आ गया तो आपने पकड़ के उसकी बैंड लाइगेशन कर दी, या आपने वहाँ पे स्क्लेरोथेरेपी कर दी। ठीक है, बैंड लाइगेशन में बैंड बांध देते हैं उसके गिर्द जो ब्लीडिंग एरिया होता है, और स्क्लेरोथेरेपी में थोड़ा सा ना उसको थिक कर देते हैं उस एरिया को एंडोस्कोपी कली जाके। ठीक है, बलून टेम्पोनेट, जैसे वो बैलून से भर देते हैं ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ठीक है, और टिप्स आप करते हो। तो ये सारी जो चार चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको इसकी अलग से फिगर भी दिखाती हूँ। बैंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी, बैलून टेम्पोनेट, और ये सब टिप्स जो होती हैं ये आप करते हो किसके लिए, नंबर 1 पे बैंड लाइगेशन और स्क्लेरोथेरेपी, इन दोनों में से एक करनी होती है। इन दोनों की एफिकेसी जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो स्क्लेरोजिंग के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिससे हम बैंडिंग करते हैं। ठीक है, बैलून टेम्पोनेट सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है, अगर उससे भी ब्लीडिंग नहीं रुक रहे हो तो फिर आप टिप्स करते हो। ठीक है, वो मैं आपकी फिगर आपको दिखा देती हूँ। वेरेसिल ब्लीडिंग में, वेरेसिल ब्लीडिंग में जो दूसरी चीज़ होती है वो आपकी ऑक्ट्रियोटाइड होती है, कि अगर पेशेंट को वेरेसिल ब्लीडिंग भी है और लिवर सिरहोसिस भी है तो आप ऑक्ट्रियोटाइड दोगे पेशेंट को। ठीक है, ऑक्ट्रियोटाइड या टेरलीप्रेसिन होता है एक। ठीक है, टेरलीप्रेसिन वो आप दे सकते हो। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाता है आपका कि अगर वहाँ पे एड्रीनलिन इंजेक्शन, आप अगर कोई आपको ब्लीडिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है, तो आप वहाँ पे एड्रीनलिन इंजेक्शन दे सकते हो, या थर्मल कोगुलेशन, हीट करके उसको कोगुलेट कर दोगे, या आपको वहाँ पे एंडोस्कोपिक क्लिप्स के थ्रू आप उसको ब्लीडिंग पॉइंट को रोक दोगे। मतलब ये सब कुछ आप एंडोस्कोपी कर रहे हो, एंडोस्कोपिकली कर रहे हो। ठीक है, नीचे ये जो एनोस्कोपी ये वाली जो आप चीज़ें लिखोगे ये आप लिखोगे लोअर जीआईटी ब्लीड के लिए।
ठीक है। और मतलब ये भी होता है ना अपर जीआईटी ब्लीड के, अगर आपको नहीं पता चल रहा ऊपर से कि पता नहीं ऊपर से तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, मैं नीचे से देखता हूँ कि नीचे कोई मसला तो नहीं है, तो फिर आप ये चीज़ें करते हो। उसमें अगर आपको पॉलिप नज़र आया तो आप एंडोस्कोपिकली उसको रिमूव कर दोगे, ठीक है। या वहाँ पे भी आप इंजेक्शन दे सकते हो एड्रेनालिन का, और अगर लेज़र वगैरह आप कर सको तो वो भी कर सकते हो। ठीक हो गया, लेज़र हो गया, ये सब कुछ तो ये आप इसमें आप कर लेते हो। ठीक हो गया। फिर होता है आफ्टर दीज, ठीक है। अगर आपको फिर भी जो है नहीं मिल रहा तो आपने आर्टरियोग्राफी करनी है। आर्टीरियोग्राफी मीन्स कि आप देखोगे कि कौन सी ब्लीडिंग वेसल है, ठीक है। उसमें आप मोस्टली लोअर जीआईटी ब्लीड के अंदर आर्टियोग्राफी करते हो ये आप, ठीक है। और आपको ब्लीडिंग जो है वो पता चल जाती है, मतलब कि ब्लीडिंग पॉइंट का पता चल जाता है ना। तो अब सर्जरी अगर आपने करनी है तो उससे पहले आपको उस ब्लीडिंग वेसल का पता चल जाता है, तो आप उसको एम्बोलाइज कर देते हो, ठीक है। आर्टियोग्राफी करके उसकी मैसिव ब्लीडिंग के अंदर आप जो है वो एक्टिव मैसिव ब्लीडिंग चल रही है तो आपने एम्बोलाइजेशन कर देनी है, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट जो है वो आप सर्जरी करने लगे हो। फिर अगर आपको जो है फिर भी नहीं मिल रहा तो आप जो है ये जो है क्या कर सकते हो, डबल बैलून एंटेरोस्कोपी कर सकते हो, ये कैप्सूल एंडोस्कोपी कर सकते हो, ठीक है। ये भी इनकी फिगर्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और फिर लास्ट ऑप्शन, अगर आपके पास बिल्कुल आपको इन चीज़ों से नहीं मिल रहा तो लास्ट ऑप्शन जो आपके पास होता है वो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करते हो, कि कहाँ से ब्लीडिंग पॉइंट है उस सबको आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मॉनिटरिंग, कि अब आपने जो है वो ब्लीडिंग वगैरह रोक दी, सब कुछ रुक गया, अब आपने मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग क्या करनी है कि आपने हर घंटे बाद पेशेंट की जो है वो मॉनिटरिंग करनी है, उसकी पल्स लेनी है, बीपी देखना है, उसका यूरिन आउटपुट वगैरह जो है उसकी मॉनिटरिंग करनी है आपने। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपकी ये सब चीज़ों से काम नहीं हुआ, आपको नहीं मिल रही कि जो है वो आप एंडोस्कोपिकली उसको ठीक नहीं कर पाए ब्लीडिंग पॉइंट को, तो अब आपने क्या करना है, सर्जरी करनी है, ठीक है। सर्जरी जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस के लिए डिफरेंट है, वो मैं आपको इरफान मसूद से थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन सर्जरी में जो है इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सर्जरी आप कर देते हो अगर आपको जो है या तो आप ब्लीडिंग स्टॉप नहीं कर पाए एंडोस्कोपिकली, या वो दोबारा से ब्लीडिंग होती जा रही है, तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आपके पास केस था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का होता है, तो एच पाइलोराई का, तो उसमें आप क्या करोगे, इरेडिकेशन ऑफ द एच पाइलोराई। ठीक हो गया। तो ये सारी जो हैं 6 पॉइंट सबसे पहले ये वाले हैं, एक जगह मैंने आपको लिख दी हैं। इसी तरह आप जो है पेपर में अटैम्प्ट करोगे, इन्वेस्टिगेशंस अगर पूछती हैं तो ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस लिख देनी है आपने, ठीक है। और अगर ये वाली इन्वेस्टिगेशंस लिख देनी है, एंडोस्कोपी एनोस्कोपी ये सब कुछ लिख देनी है, आर्टियोग्राफी, डबल बैलून एंडोस्कोपी, ये वाली सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं। और अगर मैनेजमेंट आती है तो फिर आपने ये सारी लिखनी है, ठीक है। मैनेजमेंट में ये सारी आ जाएंगी। जो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपने याद रखनी है अकॉर्डिंग टू कैप्लान। वो है फ्लूइड, ब्लड, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ठीक है, FBPP, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ठीक है। पेशेंट को फ्लूइड की ज़रूरत है, लिंगर लैक्टेट दे दो, उसको नॉर्मल सेलाइन दे दो। ब्लड की ज़रूरत है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दो, ठीक है, आफ्टर क्रॉस मैचिंग। और थर्ड आ जाती है प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, तो वो आपने प्लेटलेट्स दे देने हैं। और प्लाज्मा जो है उसके लिए आप फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा दे देते हो, ठीक है। इसमें से जो आपने इरफान मसूद की ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो आपने हाईलाइट करनी है वो ये कि अगर आपका हेमाटोक्रिट जो है वो 30 से कम है ओल्डर पीपल के अंदर, और जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं उनके अंदर आपने ट्रांसफ्यूज़ मोस्टली करना पड़ता है। और यंग पेशेंट्स के अंदर हेमाटोक्रिट अगर 20 to 25 है तो फिर आपने जो है वो जो है ट्रांसफ्यूज़ करना है, ठीक है। यंग पेशेंट्स में थोड़ा थ्रेशोल्ड क्यों है, क्योंकि हम जो होते हैं वो आरबीसीज हमारे बॉडी खुद बना लेती है जल्दी जल्दी, ठीक है। और ओल्डर पेशेंट्स में ऐसा ऐसा नहीं होता, तो हम 30 जो है वो ज़्यादा रखते हैं जिसमें हमें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और बाकी ऑक्सीजन मास्क हमने लगा देना है। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा अगर हमारा जो है वो पीटी इलोंगेशन है। प्लेटलेट्स कब देने हैं, जब 50,000 से कम हो जाए, ठीक है। और ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये आपने देखना है कि 80% केसेस में जो है ना आपकी एंडोस्कोपिकली ही जो है वो स्टॉप हो जाती है ब्लीडिंग, जब डायग्नोसिस आपको पता चल जाता है और आप ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप कर लेते हो। और फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो होता है इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये आपकी सर्जरी का केस लिखा हुआ है कि डायवर्टिक्यूलर डिजीज़ होगी, तो फिर आपने क्या करना है, आर्टियोग्राफी और कोलोनोस्कोपी के थ्रू जो है वो आपने कंफर्मेशन के बाद जो है क्या करना है कि डिजीज़ सेगमेंट जो होता है उसको आप सर्जिकली रिसेक्ट कर देते हो, ठीक है। डायवर्टिकुलर डिजीज़ में अगर एंजियोडिस्प्लेसिया का केस होता है तो इसमें आप एंडोस्कोपिकली जाके क्या करते हो कि थर्मल एब्लेशन कर देते हो, ठीक हो गया। क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं ना, इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। बाउल इस्कीमिया में आप कोलोनोस्कोपी से डायग्नोज करके
आप जो है उसकी रिसेक्शन करते हो, अगर पेरिटोनाइटिस भी हुआ हुआ है, ठीक है, तो आप रिसेक्शन कर देते हो। तो ये आपने जो इसकी जो इम्पोर्टेंट है ना वो देख लेनी है ट्रीटमेंट में। डेविडसन की पिक्चर है, यहाँ पे एंडोस्कोपिकली हम व्यू कर रहे हैं और ये ड्यूडेनल अल्सर जो है यहाँ पे एक्टिवली ब्लीड कर रहा था, तो हमने क्या किया कि इसके अंदर एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगाया हीटर प्रोब के साथ, तो ये ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो गई। फिर वेरिसल ब्लीडिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें हम जो है वो यूज़ करते हैं स्क्लेरोथेरेपी, इंजेक्शन नीडल के साथ जाके हम जो है स्क्लेरोथेरेपी जो है वो करते हैं और वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है ब्लीडिंग के लिए। और यहाँ पे भी बेंडिंग दिखाई हुई है, ठीक है, बेंडिंग हम कर सकते हैं, बैंड लगा देते हैं, लाइगेटिंग बैंड जो उसको बंद कर देता है ब्लीडिंग वेजल को, ठीक है। और फिर थर्ड ये भी एंडोस्कोपी के लिए बैंड लाइगेशन दिखाई हुई है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैलून जो है वो हम इस तरह से डाल देते हैं, जहाँ पे भी ब्लीडिंग होती है उसके थ्रू, ये बैलून के थ्रू उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये डबल बैलून भी होता है, जो मैंने आपको बताया कि डबल बैलून होता है, उसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कैप्सूल है, कैप्सूल एंडोस्कोपी होती है, कैप्सूल अंदर डाल देते हैं और वो सारा कुछ रिकॉर्ड करके हमें जो है वो बता देता है, ठीक है। कैप्सूल की फॉर्म में एंडोस्कोपी होती है। पेरेसिल ब्लीडिंग में जो लास्ट ऑप्शन टिप्स थी उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। टिप्स जो होता है ये क्या होती है, ट्रांस हेपेटिक, ठीक है, ट्रांस जूगलर, ठीक है। ट्रांस जूगलर जो होती है ना ये होती है, ठीक है। ट्रांस जूगलर क्या होती है कि जूगलर वेन ऊपर से आती है ना, जूगलर वेन, ठीक है, तो जूगलर वेन से हमने आना है, ठीक है, नीचे की तरफ आना है, ट्रांस जूगलर, ठीक है। और इंट्रा हेपेटिक, ठीक है, इंट्रा हेपेटिक मतलब अब हमने ट्रांस जूगलर के थ्रू कहाँ पे आ गए, लिवर में आ गए, इंट्रा हेपेटिक। और हमने क्या किया कि पोर्टल जो पोर्टल वेन है, ठीक है, और हेपेटिक वेन है, उनके दरमियान में हमने एक स्टंट डाल दिया, ठीक है, ये शंट डाल दिया, शंट ऑपरेशन होता है कि उनके दरमियान में एक कनेक्शन बना देते हैं हम, ठीक है। और इस वजह से हम इसको कहते हैं ट्रांस जूगलर, ठीक है, इंट्रा हेपेटिक, पोर्टोसिस्टेमिक मतलब पोर्टल वेन और सिस्टेमिक मतलब हेपेटिक वेन, स्टेंट, ठीक है, शंट। इससे क्या होता है कि एक्चुअली हमारी जो ब्लीडिंग होती है वो वेरिसल ब्लीडिंग जो होती है वो इससे स्टॉप हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा मतलब जो ब्लड होता है ना वो फिर उसके दरम्यान में कनेक्शन बन जाता है ना, तो वो जो ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू इधर आके सारा कुछ कर रहा था, ब्लीडिंग करवा रहा था, वेरिसल ब्लीडिंग थी, हेमोरॉइड्स करवा रहा था, वो सारा ब्लड जो है हेपेटिक वेन के थ्रू आगे की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है इन द वेरिसल ब्लीडिंग। सबसे पहले क्या थी आपकी जो है वो बैंड लाइगेशन थी, स्क्लेरोथेरेपी थी, वो उनमें से आप कोई चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका बैलून टेम्पोनेट था और लास्ट ऑप्शन आपके पास टिप्स था जो यहाँ पे आता है। बस ये थोड़ी पिक्चर्स आपको दिखा देती हूँ, ये आपने खुद एक दफ़ा देख लेनी है, ठीक है। ये फ्लैश कार्ड्स होते हैं, इनसे आपकी रिवीजन अच्छी हो जाती है, ठीक है। थर्ड वाला ये प्रेजेंटेशंस हैं। अच्छा, रिससिटेशन एंड रिस्क असेसमेंट के बाद आपने देखिए वो नॉन वेरिसल ब्लीड है या वेरिसल ब्लीड है। नॉन वेरिसल ब्लीडिंग में ये सब कुछ आप कर सकते हो, वेरिसल ब्लीड में जो आप अपने ऑप्शंस बताए हैं वो आप कर सकते हो। वेरिसल ब्लीड में ऑक्ट्रियोटाइड टर्लीप्रेसिन वगैरह एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हो, ठीक है। ये एक चीज़ होती है कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो होती है जब आप डालते हो तो अपर जीआईटी ब्लीडिंग अगर हो रही हो तो वो ब्लीडिंग जो है वो बाहर आ जाती है, मतलब बाहर की तरफ आएगी। और इस तरह से जो दिस इमेज इज़ एक्चुअली द ब्लड कलेक्टेड थ्रू द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो आपका मैसिव अपर जीआईटी हेमरेज की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये लोअर जीआईटी ब्लीड का लिगामेंट ऑफ टीरीज के नीचे आपको कॉजेज़ दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये लोअर जीआईटी ब्लीडिंग के जो लीनियंस आपको दिखाए हुए हैं, एंडोस्कोपी के लिए आप देख रहे हो, ठीक हो गया। तो इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 38 years old barber presents to the emergency with hematemesis. On examination he is pale. पेल हुआ हुआ है मीन्स के कोई एनीमिक हुआ हुआ है, ठीक है। पल्स उसकी जो है वो ज़्यादा हुई हुई है, बीपी कम हुआ हुआ है, ठीक है, मीन्स ब्लड लॉस है ज़्यादा। तो मोस्ट लाइकली कॉजेज़ जो इसकी क्या हो सकती हैं, सबसे पहले आपने क्या लिखा, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ लिखी क्योंकि मोस्ट कॉमन है। उसके बाद आप इसोफिजाइटिस लिख सकते हो, इसोफिजियल विराइसिस लिख सकते हो क्योंकि लिवर डिजीज़ भी पेशेंट को हो सकती है। कोई कैंसर हो सकता है क्योंकि ये एनीमिक हुआ हुआ है ना, तो ज़्यादा देर का हो सकता है, तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी आप लिख सकते हो। क्रोनिक लिवर डिजीज़ इसकी कॉज हो सकती है, तो आप 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ आपने लिख दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स जो इसकी मैनेजमेंट में आप यूज़ करोगे वो आप क्या करोगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आप वो प्रोसीजर्स के आपने नाम लिखने हैं, तो एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन स्क्लेरोथेरेपी लिखोगे, बैलून टेम्पोनेट टिप्स लिखोगे, ठीक है। या आप लिख सकते हो जो है इसोफिजियल मतलब एंडोस्कोपी भी कर सकते हो ना, इसकी एंडोस्कोपी के लिए जो मैनेजमेंट करनी होती है सब जो हमने डिस्कस की थी, थर्मल वगैरह, ठीक है।
और उसके बाद आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी होती हैं। इसमें एंडोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उससे आपको मोस्टली पता चल जाता है। इसके अलावा अगर कैंसर है तो उसमें आप बायोप्सी कर सकते हो, ठीक है। कोगुलेशन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन में बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन आप लिख सकते हो। एज अ होल जो है इसको आप इस तरह से अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द GIT प्लीड।